तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर दर्शन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैटर होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। मैटर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में हम इसको बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं हम इसको? पदार्थ। मैटर को पदार्थ बोलते हैं, या इसको हम सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में सब्सटेंस माने पदार्थ ही होता है। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो हमारे आसपास पे पाए जाने वाले पदार्थ, जो हमारे चारों तरफ जो मिलते हैं पदार्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें मैटर की डेफिनेशन जान लेना है। वो क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। वो पदार्थ जिसमें कोई ना कोई स्पेस घेरा हो या उसमें वजन हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक बोर्ड लेते हैं। बोर्ड अगर कहीं भी रखा होगा तो वो स्पेस लेगा ही। तो ये स्पेस भी लेगा, और ऊपर से इसमें मास का मतलब होता है वेट। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? वजन भी होगा। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई मैटर की। अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जो पहले के हमारे शोधकर्ता थे, एंशियंट इंडियन फिलोसफर सेड दैट ऑल द मैटर्स, पदार्थ मतलब मैटर को हम पदार्थ ही बोलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग्स वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, मतलब 5 तत्व से बने थे। जो हमारे पहले के इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने बोला जो मैटर हैं वो हमारे 5 तत्व से बने हैं। वो कौन कौन से थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। ठीक है। तो पहले वाले जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे, जो शोध करते थे, उन्होंने जो मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में बांटा था, जिसको हम पंच तत्व भी बोलते थे। वो कौन कौन से थे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। बट अब मॉडर्न डे साइंटिस्ट, जो आधुनिक युग के जो शोधकर्ता या साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसमें किस में बांटा है? उन्होंने 2 में बांटा है। किस में बांटा है? 2 तरीके में। कौन कौन सा? एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल में हमारा क्या आ जाता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल्स में आता क्या है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जितनी भी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे, पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें बताया कि जो हमारा पदार्थ है वो पार्टिकल्स के बने हैं कि नहीं बने। हम ये कैसे जानेंगे? हम इसके लिए क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में आगे नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। तो ये इसमें पहला पॉइंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बने हैं कि नहीं बने ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। सेकंड क्या है हमारा? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो हमारे पदार्थ बने वो छोटे छोटे कण से बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। तो ये भी हमारा किससे पता चलेगा? ये भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जब भी पता चलेगा। तो हम बढ़ते हैं पहले एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये हम कैसे जानेंगे? पहला पार्ट था, उसमें हमें बताना था जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर बने वो किससे बने? स्मॉल पार्टिकल से बने हैं। तो उसके लिए हमें ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसमें बताया गया है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो वो यहाँ पे हमें ये भी डिस्क्लोज करेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है काफ़ी स्मॉल है। जैसे कि हमने यहाँ पे शुगर लिया है, शुगर क्या है? वहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है जो काफ़ी छोटे छोटे कण होते हैं। यहाँ पे हम सॉल्ट भी ले सकते हैं, सॉल्ट के भी काफ़ी छोटे छोटे कण होते हैं। तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके लिए हमें 100 ml बीकर, या हम इससे बड़ा भी ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे वाटर लिया है, शुगर और ग्लास रोड, जिससे हम इसे, ग्लास रोड हमने इसलिए जिससे हमें घोल सकें और यहाँ पे इसको डिसॉल्व कर सकें सही से। चाहे हम यहाँ पे शुगर ले सकते हैं या हम सॉल्ट ले सकते हैं, चाहे मतलब चीनी या नमक। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया? टेक 100 ml बीकर एंड फिल विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्क कर रखा है। यहाँ पे एक बीकर लिया, उसमें हमने पानी भरा 100 ml, और वहाँ पे हमने एक रेड मार्क कर रखा है। डिजोल्व द 50 ग्राम शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। यहाँ पे हम शुगर की जगह सॉल्ट भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा? 50 ग्राम शुगर हमने उसमें डाल दिया। फिर हमें उसे क्या करना है? ग्लास रॉड की मदद से उसे स्टिर करना है, घुमाना है, जब तक वो पूरी तरह से घुल ना जाए पानी में। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि कुछ उसमें वाटर लेवल में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। बट यहाँ पे देखने से लग रहा है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली है ये देखते हैं। शुगर गेट्स डिजॉल्व इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? वाटर लेवल तो राइज हुआ नहीं,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उसमें कुछ ना कहीं स्पेस था जहाँ पे हमारे शुगर पार्टिकल्स आ गए हैं और यहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है। तो कंक्लूजन क्या निकला, द शुगर कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बोला गया है शुगर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब जो शुगर है वो क्या बना हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना पड़ा है, विच ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये काफ़ी छोटे छोटे कण से बना था, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस था ये वहाँ जाके वहाँ चला गया, जिसकी वजह से वाटर लेवल इंक्रीज भी नहीं हुआ। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने छोटे हैं, और सेकंड एक्सपेरिमेंट भी इसी से परफॉर्म हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस होता है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट में काम आएगा, ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो हमारा पदार्थ है वो काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में हमें, इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम ये शो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो हमें देखना है। क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, वाटर और 3 बीकर्स। 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं नीचे वाला एक्सपेरिमेंट 3 से ज़्यादा लिया है, तो कम से कम हमें 3 तो लेने ही हैं। क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, ये होता है KMnO4। तो ये हमारा क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला है। और यहाँ पे हमारा आता है प्रोसीजर, सेकंड पार्ट प्रोसीजर है। देखते हैं हम इसमें क्या क्या करना है। टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व देम 100 ml ऑफ वाटर। तो हमें 2-3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के और उसे डिजोल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर में। तो हमें क्या करना है, पानी में उसे मिलाना है 100 ml ऑफ वाटर में। सेकेंड स्टेप है टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू क्लियर वाटर। तो जैसे हमने 3 बीकर ले रखे हैं, तो हमने पहले वाले बीकर जो 100 ml ऑफ वाटर है, हमने उसमें 2-3 क्रिस्टल डाले पोटेशियम पर मैग्नेट के। फिर हमने क्या करा, उसको स्टीर कर लिया, या अपने आप कुछ देर बाद वो हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें से हमें 10 ml सॉल्यूशन लेना है। फिर हमें एक क्लियर, जो हमने 90 ml वाटर लेंगे, उसमें हमें 10 ml और डाल देना है। मतलब ये वाला पहले जो सेकंड बीकर था, ये हमारा क्या था, पहले क्लियर वाटर का था। फिर हमने इसमें क्या करा, इसका 10 ml सॉल्यूशन इसमें पुट कर दिया, तो ये इसका भी कलर चेंज हो गया। सेम हम क्या करेंगे, इसका 10 ml सॉल्यूशन इसमें पुट करेंगे। ऐसे हम करते रहेंगे, कम से कम कितनी, मतलब 5 to 8 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो हमने ऐसे करते रहना है, और इससे हमें ये पता चल जाता है अगर हम 8 टाइम्स भी करते हैं तो 8वां बीकर भी जो होगा उसका कलर भी क्लियर वाटर का नहीं होगा। मतलब पूरा जो वाटर का कलर होता है वो नहीं होगा, उसमें भी लाइटिस पिंक या पर्पल कलर होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि छोटे से छोटा क्रिस्टल में कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो लास्ट तक इसमें इसने कलर चेंज कर रखा है। ये एक्सपेरिमेंट हम डिटॉल के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि डिटॉल में भी सेम करेंगे तो उसकी जो स्मेल है वो लास्ट वाले बीकर तक आएगी। तो हमें यहाँ पे कीप डाइल्यूटिंग, यही हमें 5 to 8 टाइम्स हमें इसे डाइल्यूट करना था। फिर हमें इसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, द कलर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स पर्पल इन ऑल बीकर्स। तो हमें सॉल्यूशन पिंक या पर्पल दिखेगा। कंक्लूजन, इवन 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब इसमें बोला गया 2 से 3 क्रिस्टल ही सिर्फ बहुत सारे पानी को क्या कर सकता है, कलर दे सकता है। मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इन पोटेशियम पर मैग्नेट विच कीप्स डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। इसने बोला है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो डिवाइड होते रहते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे बीकर्स यहाँ पे क्या है, हमें कलरफुल नजर आ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक्स माने होती हैं विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, तो पहली जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने क्या कर रखा था, पहले कर रखा है। ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने क्या कर रखा है, पहले कर रखा है, तो इसको हम आगे परफॉर्म नहीं करेंगे। सेकंड है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार इधर से उधर घूमते रहते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। थर्ड है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, और जितनी कम बॉन्डिंग होगी उतना कम अट्रैक्शन होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हमें करना है। तो यहाँ पे हम 2 एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है वो है
कंटिन्यूसली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या करते हैं, लगातार इधर से उधर घूमते रहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में हम जानेंगे वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। इंसेंस स्टिक और अगरबत्ती और मैच बॉक्स। तो हमें यहाँ पे एक अगरबत्ती चाहिए होगी और एक माचिस चाहिए होगी जलाने के लिए। प्रोसीजर देख लेते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक टू स्मेल इट। तो पहले हम क्या करेंगे, बिना जला हुआ मतलब बिना जलाए हुए अगरबत्ती को क्या करेंगे, स्मेल करेंगे, देखेंगे उसमें से खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही। तो उसके लिए हमें खुशबू लेने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। गो क्लोज टू द इंसेंस स्टिक टू स्मेल इट। तो उसके पास जाएंगे, जब भी हमें क्या आएगी, उसकी खुशबू आएगी। नाउ लाइट अप द इंसेंस स्टिक एंड ट्राई टू गेट द स्मेल फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, अगरबत्ती को जला देंगे और फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसकी स्मेल थोड़ी दूरी पर आ रही है कि नहीं। तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं हमें क्या मिला है इसमें। द स्मेल ऑफ अनलिट इंसेंस स्टिक कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली बाय गोइंग क्लोज टू इट। इसमें बोला क्या है, बिना जली हुई अगरबत्ती को सूंघने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है काफ़ी, जब भी हमें उसकी खुशबू आती है। पर द स्मेल ऑफ लाइटेड इंसेंस स्टिक कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस। बट अगर हम एक बार अगरबत्ती को जला दें तो कुछ समय बाद हमें उसकी खुशबू कुछ दूरी से भी आने लगेगी। जैसे हम रोज़ घर में पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, उसके बाद जो इसकी स्मेल है वो हमें काफ़ी दूर से भी आती है। तो इसका एक्सपेरिमेंट एक और था ब्राउनियन मोशन वाला। उसमें हम जो फूल में पोलन ग्रेन्स होते हैं, फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको वाटर में डाला था ब्राउनियन ने। फिर देखा था जो उसके पार्टिकल्स ऑफ जो पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे, जिग जैग मोशन में घूम रहे थे। जिग जैग मोशन ऐसे ऐसे होता है, तो जिग जैग मोशन में वो भी वहाँ पे क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, कंटिन्यूसली मूवमेंट थी वहाँ पर। तो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी किया था, ब्राउनियन मोशन ने किससे किया था, पोलन ग्रेन से किया था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। अब हम पढ़ेंगे अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसमें हम देखते हैं, जानते हैं कि अट्रैक्शन क्या होता है और वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कैसे काम करता है। इफ़ वी टेक अ पीस ऑफ चॉक, हमने एक चॉक लिया, एक क्यूब ऑफ आइस लिया और एक आयरन नेल लिया। आयरन नेल मतलब कील होती है हिंदी में। एंड बीट दैम विद अ हैमर, और एक हथौड़ा लिया और उनको पीटना शुरू किया। तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये देखेंगे जो पीस ऑफ चॉक है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी छोटे छोटे पीस में बढ़ जाएगा, ईजिली ब्रेक हो जाएगा। और इट रिक्वायर्स मोर फोर्स टू ब्रेक अ क्यूब ऑफ आइस। उससे ज़्यादा फोर्स हमें चाहिए होगा क्यूब ऑफ आइस को ब्रेक करने के लिए। और सबसे ज़्यादा फोर्स आयरन नेल में चाहिए होगा, और फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगा। पहली बात, वो वहाँ पे क्या होगा, ब्रेक भी नहीं होगा। आयरन नेल ब्रेक हथौड़े से नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा बेंट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, बट ब्रेक नहीं होगा। तो इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है ये हम देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ चॉक इज क्वाइट वीक। तो चौक में जो पार्टिकल ऑफ अट्रैक्शन था काफ़ी कम था, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ब्रेक हो गया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस इज अ बिट स्ट्रॉन्गर। तो वो जो फोर्स हमें किस में ज़्यादा लगा था, क्यूब ऑफ आइस में लगा था, चौक से ज़्यादा फोर्स लगा था। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ब्रेक होने में, बट सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, नील में होगा, क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं, ब्रेक ही नहीं होगा। तो इसमें हमें क्या पता चलता है, जो चौक है उसमें पार्टिकल ऑफ अट्रैक्शन कम है, उससे ज़्यादा पार्टिकल ऑफ अट्रैक्शन क्यूब ऑफ आइस में है। और सबसे ज़्यादा जो था सॉलिड मटेरियल कह सकते हैं हम आयरन नील को, तो उसमें सबसे ज़्यादा था कि वो ब्रेक ही नहीं हुआ। तो हमें यही बताया गया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में होगा, और सबसे कम किस में होगा, गैसियस में होगा, और मॉडरेट किस में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के अनुसार ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तीन ग्रुप्स में बांटा गया है, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस में। तो सबसे पहले हम इनकी सारी की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में क्या बताया गया है, सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप। सॉलिड की क्या होगी, फिक्स शेप होगी और फिक्स वॉल्यूम होगा। अगर हम यहाँ पे एक बोर्ड लेते हैं तो इसका एक फिक्स शेप होगा और इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, हमारा फिक्स होगा। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। अगर हम इस बोर्ड को हाथ से प्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस होगा, नहीं होगा, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, दे आर हैवी।
सॉलिड्स में क्या होते हैं, उसमें वेट होता है और वो हेवी होते हैं। सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉलिड्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, मतलब सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं लिक्विड जैसे। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, वो हम पढ़ लेते हैं। अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। रबर बैंड यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी शेप चेंज कर रहा है। बट यहाँ पे हमें पहले पॉइंट में पढ़ा था सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप, बट वो अपनी शेप चेंज किस कंडीशन में कर रहा है, जब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। जब हम उसको हाथ से खींचते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी शेप चेंज कर रहा है। जैसे ही हम फोर्स रिलीज करेंगे वो अपनी शेप में आ जाएगा। तो इसमें हमें पता चल गया रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, तो वहाँ पे फोर्स लगने पे चेंज हो रहा है, बट फोर्स रिमूव करते के साथ ही वो अपनी शेप में आ जाता है। सेकेंड है हमारा, इफ सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अपीयर टू हैव अ फिक्स शेप देन व्हाई डू वी कॉल देम सॉलिड्स। सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, यहाँ पे ये क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर हम सॉल्ट और शुगर को किसी जार में डालते हैं वो क्या करता है, जार की शेप ले लेता है। बट ये भी एक एक्सेप्शन है, अगर हम सिंगल क्रिस्टल ले लें, सिंगल अगर हम शुगर का पार्टिकल्स ले लें या सॉल्ट का ले लें, तो उसे हम जार में डालें तो वहाँ पे उसकी शेप तो नहीं ले लेगा वो। तो यहाँ पे ये भी एक्सेप्शन है। थर्ड कंडीशन में क्या है, अ स्पॉन्ज कैन कंप्रेस्ड इजली। स्पॉन्ज देखा होगा आपने, जो रुई का गुद्दा टाइप का होता है। सो वाई डू वी कॉल स्पॉन्ज अ सॉलिड। अगर हम उसे प्रेस करते हैं स्पॉन्ज को तो वो बहुत इजीली दब जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें काफ़ी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें क्या होती है, एयर होती है, हवा होती है। जैसे ही हम उसे प्रेस करते हैं तो उसमें से एयर रिलीज हो जाती है, और जैसे ही हम उसे रिलीज करते हैं फिर से उसमें एयर एंटर हो जाती है, जिससे वो क्या होता है, स्पॉन्जी होता है। बट वहाँ पे भी हम फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेम पहली वाली कंडीशन हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है हम देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टीज है, लिक्विड हैव अ फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड की क्या होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, बट इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं वाटर को एक जार में डालूंगा तो वो फिक्स वॉल्यूम हो जाएगी, बट जो शेप होगा वो जार का ले लेगा। सेम पानी अगर मैं दूसरे किसी कंटेनर में डालूंगा तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो यहाँ पे इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, बट जो वॉल्यूम है, पानी तो उतना ही रहेगा, तो वॉल्यूम तो उतना ही हुआ ना। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस, मतलब कोई से वेसल्स में डालेंगे तो उसकी प्लेस उसकी शेप ले लेता है। सेकंड है हमारा, लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। अब इसने बोला है कि सॉलिड के जैसे ही लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब मान लो जैसे कि हमने एक दूध की थैली ली है, उसे हम दबाएंगे तो कंप्रेस होगा, नहीं होगा। तो सेम ये सॉलिड की कंडीशन में आ गया। लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। लिक्विड्स में क्या होते हैं, मतलब थोड़ा मीडियम टाइप में थोड़ा वेट होता है। दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड्स, बट जो डेंसिटी है उसकी कम होती है सॉलिड से डेंसिटी थोड़ी कम होती है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स थे काफ़ी पास पास थे, बट जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो थोड़े क्या होते हैं, मॉडरेट में होते हैं, कुछ दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉलिड के अनुसार। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, लिक्विड्स जनरली फ्लो ईजिली। भाई लिक्विड्स को हम फ्लो के लिए ही जानते हैं, अगर पानी नीचे गिर जाता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजिली फ्लो कर पाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, टू शो डेट लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि हमें बताना है कि लिक्विड्स की फिक्स शेप नहीं होती, तो हम क्या कर सकते हैं। हमने क्या करा, यहाँ पे 4 अलग अलग वेसल्स लिए हैं और उसमें पानी डाला है। तो मतलब जैसे जैसे वेसल्स की शेप है उस शेप में वो क्या कर देता है, पानी अपने आप को ढाल लेता है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो जैसे वेसल्स की शेप होती है वो उसी शेप में आ जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में। तो पहला पॉइंट है, गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स वॉल्यूम नॉर अ फिक्स शेप। ना ही उसकी कोई फिक्स शेप होती है, ना ही उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम होती है। क्यों नहीं होती फिक्स शेप, क्योंकि अगर हम जिस वेसल में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा। फिक्स वॉल्यूम इसलिए नहीं होती क्योंकि हम उसे ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स इन विच दे आर केप्ट। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज, दे आर वेरी वेरी लाइट।
जो गैसेस होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं। इसमें कैसे पता चलेगा, ये वाला मैं भी बता सकता हूँ। सॉलिड और लिक्विड का हम सेम, सॉलिड और लिक्विड का अगर हम सेम वॉल्यूम लेंगे तो वो गैस से भारी होंगे, बट गैस हमारा उसमें क्या होगा, हल्का होगा। गैसेस हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों होता है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस फ्लो इजली, गैसेस भी लिक्विड के तरीके काफ़ी इजीली फ्लो कर सकते हैं, बट लिक्विड से ज़्यादा गैस फ्लो कर सकता है ज़्यादा, क्योंकि गैस अगर जैसे कि अगरबत्ती का हमने वहाँ पे लिया था तो कितनी जल्दी वहाँ पे फ्लो करता है। टू शो दैट गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। हम कैसे पता करेंगे, एक हमने राउंड शेप में वॉल्यूम बलून लिया और एक वर्टिकल शेप में लिया, तो इसमें हमें ये पता चल गया उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती और कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि हम इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं इजीली, इसलिए वहाँ पे कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। फिक्स शेप तो होगी नहीं, क्योंकि जिस जिस उसमें डालेंगे, जिस वेसल्स में डालेंगे और जैसे ही हम शेप में डालेंगे वो उसमें अपने आप को ढाल लेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक्सपेरिमेंट है टू शो डैट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड मोर इजीली देन लिक्विड्स। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट बताना है कि गैस काफ़ी इजीली कंप्रेस हो जाते हैं लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले। हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, हमें 300 ml की सिरिंज चाहिए, एक रबड़ कोक चाहिए, मतलब यहाँ पे ये साइड में जो नीचे लगी है रबर कॉक, और हमें एक वैसलीन चाहिए, और हो सके तो हम 50 ग्राम का ऊपर वेट भी ले सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हो। तो प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, 3 सिरिंज ली, और फिर हमने इसका ऊपर का जो पिस्टन है सबके वो रिमूव कर लिए। रिमूव करने के बाद हमने पहले वाले सिरिंज में क्या डाला, सॉल्ट डाला, सेकंड वाले में लिक्विड डाला, और थर्ड वाले में कुछ भी नहीं डाला। कुछ नहीं डालेंगे तो गैस तो आएगी कम से कम। और उसके यहाँ पे नीचे सब में क्या लगा रखे हमने, रबर कोट लगा रखे हैं, जैसे कि वो बाहर ना निकल सके। तो पहले वाले में फिर वैसलीन का क्या काम होगा, अगर बाई चांस हमने पिस्टन निकाल ली और उसको दोबारा डालने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैसलीन लगा के उसे प्रेस कर सकते हैं, तो ईजिली वो अंदर चला जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे वैसलीन लगाई, फिर यहाँ पे प्रेस करा, तो देखा यहाँ पे सॉल्ट, तो सॉल्ट ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सॉल्ट क्या है, हमारा सॉलिड मटेरियल है। सेम हम लिक्विड में करेंगे। लिक्विड में करने के बाद यहाँ पे हमने पानी डाल दिया और हमने दोबारा वैसलीन लगा के इसका जो पिस्टन को अंदर डाला, फिर दोबारा हमने इसे प्रेस किया, तो लिक्विड थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होने का। फिर हमने सेम यहाँ पे गैस का करा, गैस को हमने कंप्रेस किया, तो वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया इजिली। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि गैस कैन बी कंप्रेस्ड मोर इजिली देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिफ्यूजन माने होता है बिखराव। डिफ्यूजन माने क्या होता है, बिखराव होता है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर दो पार्टिकल्स आपस में मिल रहे हैं खुद से, तो वो क्या कहलाया जाएगा, डिफ्यूजन कहलाया जाएगा। तो डिफ्यूजन किस किस में होता है, गैस में होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है। तो डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट। तो उसमें तेज क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन गैसेस मूव मोर क्विकली इन ऑल डायरेक्शन। अगर किसी के घर में कोई खाना बनता है, अगर बढ़िया डिश बन रही है, तो उसकी खुशबू क्या आती है, बहुत दूर तक जाती है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे डिफ्यूजन क्या होता है, काफ़ी फास्ट हो रहा है। सेम लिक्विड की बात होती है, डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट इन गैसेस। तो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड जो है गैस के मुकाबले कम है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स मूव स्लोली एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन गैसेस। जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, तो जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो फ्लो करते हैं, बट गैस पार्टिकल्स उससे ज़्यादा तेज फ्लो करते हैं। तो लिक्विड्स में जैसे कि हमने पानी में इंक डाल दिया, या वो उजाला टाइप डालते हैं, नील कहते हैं उसे हिंदी में, उसे डालते हैं, तो देखा होगा धीरे 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 करके वो क्या करता है, पानी का कलर नीला कर देता है, बट उसकी जो प्रोसेस है वो स्लो है गैस के मुकाबले। सेम यहाँ पे डिफ्यूजन इन सॉलिड इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है, इसलिए जो इसका प्रोसेस है वो क्या काफ़ी धीमा है। बस वो एक जगह पे हो सके तो थोड़ा थोड़ा हवा के मूव के कारण वाइब्रेट कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर।
तो हम मैटर की स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि मैटर की जो 3 पोजीशन है वो कौन कौन सी होती है। सॉलिड आइस में होता है, लिक्विड वाटर में होता है, गैस वेपर में होता है। मतलब है तो ये वाटर की फॉर्म। अगर वाटर को हमें सॉलिड बनाना है तो हमें इसे फ्रीजिंग करना पड़ता है जो कि आइस के फॉर्म में हो जाता है। अगर वाटर को हम बॉयल करेंगे, उबालेंगे, तो वो किसकी फॉर्म में हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड पे। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। 2 तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, बाय टेम्परेचर और बाय प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब भी हो सकता है, कम करते तो आइस हो जाता है, ज़्यादा करते तो बॉयल हो जाता है वाटर, तो टेम्परेचर भी है और यहाँ पे प्रेशर भी है, ये हम पढ़ेंगे आगे। द टू फैक्टर्स विच डिसाइड वेदर अ गिवन सब्सटेंस वुड बी इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये कौन डिसाइड करता है कि जो मैटर है हमारा सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, ये टेम्परेचर और प्रेशर डिसाइड करते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसको सारी चीज़ को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो क्या इफेक्ट पड़ता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। सॉलिड टू लिक्विड चेंज को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग। हीटिंग पे क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं और फ्यूजन बोलते हैं। दोनों की डेफिनेशन सेम है। अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट हमारा होगा 0 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं 273 केल्विन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे जो होती है सॉलिड आइस, वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होना या हीट मेल्ट होना स्टार्ट होती है। लिक्विड टू गैस चेंज को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, लिक्विड टू गैस चेंज को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग। अगर हम किसी चीज़ को बॉईल कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं तो वहाँ पे वाटर की फॉर्म में होगा, पहले हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो किसकी फॉर्म में वो चेंज होगा, वेपर की फॉर्म में चेंज होगा। तो उसमें क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसमें हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और हम उसे केल्विन में लेना चाहें तो हमारा केल्विन होगा कितना, 373 केल्विन होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गैस टू लिक्विड चेंज, थर्ड पॉइंट है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर, जो हम गैस को किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा जहाँ पे हमने एक केटल ले रखी है और इसमें हमने पानी डाल रखा है, नीचे हमने बर्नर लगा रखा है हीट प्रोवाइड करने के लिए। हीट प्रोवाइड करने से ये किस में होगा, वाटर गैस में चेंज हो रहा है। फिर हमने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन पे ले रखा है जिसपे हमने आइस डाल रखी है। क्यों डाल रखी है, क्योंकि जो ये स्टीम है वो जल्दी से ठंडी हो और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, गैस किस में चेंज हो रही है, वाटर की फॉर्म में चेंज हो रही है। और ये आइस हमने इसलिए ले रखा है क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी जो स्टीम है वो ठंडी हो जाए और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाए। ये कंडीशन हमारे घर पर भी होती है जब हम पानी उबालते हैं, मतलब पानी उबालते हैं और उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। तो कुछ देर बाद हम जब गैस बंद करते हैं तो जो ढक्कन के ऊपर क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं। वो किस कारण होते हैं, वो कंडेंसेशन की वजह से होते हैं। तो यही प्रोसेस है कंडेंसेशन का, बट होता कब है, बाय कूलिंग होता है। जब ये ठंडे होते हैं जब भी वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा फोर्थ पॉइंट है लिक्विड टू सॉलिड चेंज। लिक्विड को सॉलिड में करेंगे तो वो किस कंडीशन में होगा, फ्रीजिंग में होगा। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है बाय कूलिंग, किस कंडीशन में, फ्रीजिंग की कंडीशन में। मतलब उसको फ्रीजिंग ही बोलते हैं। फ्रीजिंग मीन्स क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। अगर हम पानी को लेकर ट्रे में डालते हैं और उसे फ्रीजर में रख देते हैं तो 1 2 3 बाद क्या होता है, वो जो हमारा वाटर था लिक्विड की फॉर्म में वो किस में चेंज हो जाता है, आइस की फॉर्म में। आइस क्या होता है हमारा, आइस हमारा होता है सॉलिड की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है। तो वो किस कंडीशन में होता है, फ्रीजिंग की कंडीशन में होता है। और फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पे एक नीचे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है जो सॉलिड स्टेट को हम अगर हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है। अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैसियस में चेंज होता है। सेम अगर गैसियस को हम लिक्विड में क्या करते हैं, चेंज करते हैं,
तो उस प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, जो मैंने अभी पहले बताया। और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे थे ऊपर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में। होता क्या है, डेफिनेशन से जान लेते हैं। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। अगर हमें किसी स्टेट ऑफ मैटर या सब्सटेंस को हमें चेंज करना है कुछ हीट देके, तो उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट डज नॉट राइज या रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती है, बिना टेम्परेचर को इंक्रीज करे वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर देती है। ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे हैं, किसको, सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाया जाएगा, अगर लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज कर रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस में कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, सॉलिड टू लिक्विड चेंज में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक बीकर लिया है, बीकर में हमने आइस डाल रखी है, उसमें हमने थर्मामीटर लगा रखा है रीडिंग लेने के लिए कि टेम्परेचर राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नीचे हमने हीट देने के लिए बर्नर ले रखा है। अब हम क्या करेंगे, हमने बर्नर स्टार्ट कर दिया और ये सारी आइस सबसे पहले क्या होगी, मेल्ट होगी। मेल्ट होके किस में चेंज होगी, वाटर की फॉर्म में चेंज होगी, बट टेम्परेचर राइज नहीं होगा। टेम्परेचर राइज इसलिए नहीं होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ जो पार्ट है वो अब भी आइस की फॉर्म में है, और जब तक वो आइस की फॉर्म से कन्वर्ट नहीं हो जाते पूरे वाटर में, जब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा, तो मतलब अब तक भी जब उसमें मेल्टिंग होनी स्टार्ट हो गई, बट टेम्परेचर अब भी हमारा वहाँ पे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। पहले भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था, अब भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही है। यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। और जब तक यहाँ पे हमारा सारी जो आइस है वो वाटर की फॉर्म में चेंज नहीं हो जाती और वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं होता धीरे धीरे, तो जब तक हमारा टेम्परेचर क्या होता है, राइज नहीं होगा। तो वहाँ पे कुछ पोर्शन हमारा आइस में रहेगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो ही नहीं सकता। और हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहता है, हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह रहा है कि वहाँ पे सॉलिड जो पार्ट है, सॉलिड पार्ट क्या है हमारा, लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, बट वहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। तो ये हमारा किस में आ गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आ गया। और यहाँ पे जो आइस है, आइस को हीट होने में कितनी एनर्जी चाहिए होती है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। इतनी हीट चाहिए होती है किसको, सॉलिड को, मतलब आइस को किस फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में चेंज होने के लिए। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, जब हम लिक्विड को किस में चेंज कर रहे होते हैं, गैस में चेंज कर रहे होते हैं। पहले वाले एक्सपेरिमेंट के तरीका हमने इसमें सारी वही मटेरियल्स यूज़ कर रखे हैं, बट यहाँ पे टेम्परेचर जो है हमारा कहाँ पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि यहाँ पे वाटर को हम किस में कर रहे हैं, गैस में चेंज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। बट यहाँ पे जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो हमारा कितना होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग टेम्परेचर हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या है, हमने इसको हीट करा, हीट करने के बाद वहाँ पे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, बट जब तक सारा वाटर हमारा गैस की फॉर्म में चेंज नहीं हो जाता, जब तक हमारा थर्मामीटर टेम्परेचर कितना दिखाता रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इस कंडीशन को फॉलो करता है। अब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो जूल पर किलोग्राम की वैल्यू है वो है हमारी 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। टॉपिक है सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन होता क्या है जानते हैं, द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर गैस। तो यहाँ पे हम सॉलिड को किस में चेंज कर रहे हैं, डायरेक्टली सॉलिड को हम चेंज कर रहे हैं वेपर में। पहले हम क्या करते थे, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते थे, लिक्विड को गैस में करते थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। सेकेंड क्या है, द चेंजिंग ऑफ वेपर और गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। तो यहाँ पे वेपर और गैस को हम किस में डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं, सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन बोलेंगे। नॉर्मली सब्लिमेशन कहाँ देखा जाता है, अमोनियम क्लोराइड में देखा जाता है, आयोडीन में, कैम्फर, नेपथलीन बॉल और एंथ्रेसीन में।
तो यहाँ पे आपको नीचे एक यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, तो हम बता देते हैं इसमें एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे हमने चाइना डिस्क ली है, चाइना डिश ली है, और यहाँ पे नीचे बर्नर लिया है। चाइना डिश में हमने क्या डाला है, अमोनियम क्लोराइड। चाइना डिश में हमने क्या डाला है, अमोनियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड की फॉर्म में है। फिर यहाँ पे हमने इसके ऊपर कॉनिकल फ्लास्क लगा रखा है उल्टा, और ऊपर कॉटन प्लग लगा रखा है, जैसे कि गैस बाहर ना निकल पाए। तो हमने यहाँ पे बर्नर जलाया और अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, यहाँ पे जलने लगेगा और वहाँ पे गैस की फॉर्म में होने लगेगा। गैस की फॉर्म में जब जाएगा तो ऊपर जो है हमारा क्या है, कॉटन प्लग है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और जो सारी गैस है वो उसके आसपास जमा हो जाएगी। जब जमा हो जाएगी, जैसे हम बर्नर बंद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और सॉलिड की फॉर्म में ऊपर ही जम जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है, जो कि हमारा सब्लिमेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड में डायग्राम जो है, यहाँ पे सॉलिड को गैस में चेंज करा तो सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस को लिक्विड में कराए तो क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, और लिक्विड को सॉलिड में फ्रीजिंग। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे बताए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे जो मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम उसमें प्रेशर को ऊपर या नीचे करते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज होती है बाय इंक्रीजिंग और बाय डिक्रीजिंग। तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। अगर यहाँ पे हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं या टेम्परेचर को कम करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज होती है और वो लिक्विफाइड फॉर्म में चला जाता है। यहाँ पे आपको नीचे डायग्राम दिख रहा होगा, जहाँ पे एक सिलेंडर है और ऊपर एक पिस्टन है। तो यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे गैस पार्टिकल्स हैं सिलेंडर में और ऊपर पिस्टन लगी हुई है। जैसे ही हमने इसको कंप्रेस किया तो गैस पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, पर यहाँ पे इतना कंप्रेस के लिए लिक्विफाइड नहीं हो पाएगा, तो हम इसे दोबारा कंप्रेस करेंगे। दोबारा कंप्रेस करने पे बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा सिलेंडर में, जिसकी वजह से जो हमारे गैस के पार्टिकल्स थे वो किस में चेंज हो जाएंगे, वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई करने पे यहाँ पे चेंज हो रहा है, यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है इवापोरेशन के बारे में। ये तो हम क्लास 6 से पढ़ के आ रहे हैं कि इवापोरेशन होता क्या है। इवापोरेशन से वाटर साइकिल बनती है जिससे बारिश होती है। तो यहाँ पे इवापोरेशन पढ़ते हैं क्या है, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर। तो लिक्विड किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, वेपर की फॉर्म या गैस की फॉर्म में चेंज हो रहा है, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो इवापोरेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट में नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। जैसे कि हम अगर छत पे कपड़े सुखाते हैं, वहाँ तो हमें कोई 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली जो हमारा सीज़न का टेम्परेचर होता है 27 टू 40 डिग्री सेल्सियस, उसमें हमारा क्या होता है, कपड़ों में से जो जो पानी होता है वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। तो वहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे इसलिए डेफिनेशन में लिखा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो कौन कौन से फैक्टर हैं इवापोरेशन में जो काम आते हैं, पहला जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया अगर लार्ज होगा तो वहाँ पे इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे नदी है, नदी में इवापोरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और मुकाबले यहाँ पे अगर थोड़ा सा पानी गिरा हो तो वो बहुत टाइम लगेगा सूखने में, और हमने छत पे ज़्यादा एरिया में पानी डाल दिया तो जल्दी सूख जाएगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, जैसे कि मॉइस्चर, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन कम होगा, अगर मॉइस्चर कम होगा तो ड्राइनेस ज़्यादा होगी, ड्राइनेस की वजह से क्या होगा, इवापोरेशन फास्ट होगा। विंड स्पीड भी करती है, विंड स्पीड में इसलिए होता है क्योंकि जो हवा होती है उसमें कहीं ना कहीं ड्राइनेस होती है, और जो वो विंड स्पीड ज़्यादा तेज़ी से चलती है, जिसकी वजह से इवापोरेशन भी बहुत तेज़ी से होता है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।